नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उबग माथुर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित बालिका संरक्षण गृह में 57 लड़कियां कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाई गई हैं। तो वही इस खबर के बाद से प्रशासन में हड़कंप मच गया है और सभी लड़कियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बालिका संरक्षण गृह में रहने वाली 57 कोविड-19 संक्रमित पाई गई लड़कियों में से 7 लड़कियां गर्भवती भी पाई गई हैं। जी हां, और सिर्फ इतना ही नहीं, एक HIV से पीड़ित और एक लड़की को हेपेटाइटिस C की बीमारी से पीड़ित होने की भी सूचना है। ऐसे में शेल्टर होम की इस घटना पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। जहां कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने कानपुर के बाल संरक्षण गृह के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि ऐसी घटना का सामने आना दिखाता है कि इस तरह के संस्थानों में जांच के नाम पर सब कुछ दबा दिया जाता है। और वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर के बाल संरक्षण गृह में संवासनियों के गर्भवती होने के मामले में प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इस बारे में मामले की जांच की मांग की है। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि कानपुर के सरकारी बाल संरक्षण गृह से आई खबर से प्रदेश में आक्रोश है। डॉक्टर सुधीर एम बोबडे, मंडलायुक्त कानपुर मंडल, आज आपके प्रेस के सामने ये स्पष्ट करने के लिए उपस्थित हूँ और मेरे साथ जिलाधिकारी कानपुर नगर भी है। आज कानपुर नगर संवासनी गृह के विषय मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में जो स्थिति लगातार वायरल हो रही है उसके बारे में हम स्थिति स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। मैं जिलाधिकारी कानपुर नगर डॉक्टर ब्रह्मदेव तिवारी जी से अनुरोध करूँगा इस बारे में स्थिति, तथ्यात्मक स्थिति जो है वो स्पष्ट करें। में कोविड-19 के 57 मामले पाए गए हैं। इनमें से सभी को कोविड अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। इन सभी मामलों में 5 ऐसी बालिकाएं पाई गई हैं जो गर्भवती हैं। ये बालिकाएं पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न जनपदों से CWC के द्वारा उनके आदेश पर इस संवासनी गृह में संदर्भित की गई थी। ये क्रमशः आगरा, कन्नौज, फिरोजाबाद, एटा और कानपुर नगर के बाल कल्याण समिति या CWC द्वारा संदर्भित मामले रहे हैं जो पहले से गर्भवती थी। इसके अतिरिक्त यहाँ रहने वाली 2 अन्य गर्भवती बालिकाएं हैं जो कोरोना नकारात्मक पाई गई हैं, जो CWC एटा तथा CWC कानपुर नगर द्वारा संदर्भित हैं। इन सभी का कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जा रहा है, जिनमें से 2 मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल में और 3 रामा के आईसीयू विंग में भर्ती हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस प्रकार से ये पूरा प्रकरण सामने आया है, वाकई में इसने सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया और इस पर जाहिर सी बात है सियासत होना भी लाजमी था। लेकिन पहले हम आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले के बारे में। मनीष। हाँ, देखिए उमंग, ये बहुत बड़ा मामला सामने आया है। जिस प्रकार से कानपुर में 57 संवासियों को कोरोना हुआ है, साथ ही 7 ऐसी बालिकाएं जो गर्भवती हैं। भाजपा सरकार में ये पहला मामला नहीं है उमंग। इससे पहले देवरिया संवासनी गृह से 18 बालिकाएं गायब हो गई थी। ये इतना बड़ा मामला था। ठीक इसी प्रकार सन 2000 में भी भाजपा की ही सरकार थी जब संवासनी गृहों से बड़े बड़े मामले सामने आए थे। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो बालिका संरक्षण गृह है वहां पर आए दिन संवासियां कभी भाग रही हैं, कभी गर्भवती हो रही हैं, कभी इस प्रकार के जघन्य कांड सामने आ रहे हैं, कभी गायब हो रही हैं। तो निश्चित तौर पर चूंकि कोरोना के बीच सियासत का दौर भी शुरू हो चुका है, इसलिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया है कि सरकार तत्काल जो है भाजपा सरकार में इस तरह का मामला सामने आया है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और तमाम अन्य नेता भी और स्थानीय जो वहां पर आर्यनगर विधायक हैं वो भी धरने पे बैठे हुए। तो कहीं ना कहीं ये इतना संगीन मामला जो सामने आया है, प्रशासन भले ही इस पर सफाई दे रहा है कि जो बालिकाएं गर्भवती हुई हैं वो पहले से ही गर्भवती थी, यानी कि उनको जब यहाँ लाया गया था तो वो पहले से गर्भवती थी। लेकिन निश्चित तौर पर जो प्रशासन है, कानपुर का प्रशासन है, वो कटघरे में पूरी तरह से खड़ा हो गया क्योंकि ये बेहद संगीन मामला है।
बिल्कुल मनीष, आपने सही कहा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर जांच का विषय ये भी है कि जब इन बालिकाओं को यहाँ पर लाया जाता है तब इनकी संपूर्ण तरह से मेडिकल जांच की जाती है। और जब अगर ये पहले से गर्भवती थी या फिर जो एक बालिका HIV पॉजिटिव भी पाई गई है, एक हेपेटाइटिस C से भी संक्रमित पाई गई है, अगर पहले से इनका ये रिकॉर्ड यहाँ पर पता था तो क्यों नहीं इसको प्रशासन को अवगत करवाया गया इनके इस रिकॉर्ड से? बड़ा सवाल ये भी है मनीष। बिल्कुल सही कह रहे हैं उमंग। HIV पॉजिटिव होना और वहां पर जांच ना कराए जाना, जब कोरोना मामले की जांच होती है तो प्रशासन को पता लगता है कि HIV पॉजिटिव बालिका भी बीच में ही उनके रह रही थी। साथ में 4 दिन पहले जब पहले संवासनी की जांच कराई गई, उसके बाद 4 दिनों तक प्रशासन ने इसमें लापरवाही बरती। सबसे पहले 18 जो बालिकाएं थी वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई, फिर उसके बाद कुछ और पाई गई, फिर उसके बाद कुछ और, जब टोटल 57 का आंकड़ा हो गया। अभी भी संवासनी गृह में तकरीबन 173 के आसपास बालिकाएं रह रही थी। तो निश्चित तौर पर जो और लोग क्वारंटीन किए गए हैं, जो बालिकाएं अभी क्वारंटीन की गई है, उनके ऊपर भी कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन जब शुरुआती दौर में ही जो है कोरोना सामने आ गया था बालिकाओं में, तब प्रशासन ने जो लापरवाही बरती और इसी लापरवाही का नतीजा है कि कहीं ना कहीं सामुदायिक संक्रमण जो है वो इन बालिकाओं में हुआ और तकरीबन 57 जो है कोरोना से पीड़ित हो गई। लेकिन जिस प्रकार से HIV पॉजिटिव बालिका भी इन्हीं के बीच रह रही है, हेपेटाइटिस C संक्रमित बालिका भी इन्हीं के बीच रह रही है, तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला है। स्वास्थ्य के नजरिए से भी कहीं ना कहीं ये प्रशासन और प्रदेश सरकार के ऊपर एक कलंक के समान है उमर। बिल्कुल मनीष, आपने सही कहा। प्रशासन और सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक के एक सिद्ध ये हो सकता है। और जाहिर सी बात है, जब लॉकडाउन की स्थितियां सबको पता है, पूरे देश को पता है कि लॉकडाउन में कोई भी इधर से उधर मूव ही नहीं कर रहा था, तो जाहिर सी बात है ये बालिकाएं भी शेल्टर होम में ही होगी। और अगर इनमें से 57 लड़कियां कोरोना से संक्रमित पाई गई हैं तो जरूर कोई ना कोई बालिका या तो यहां से बाहर गई होगी या फिर कोई संक्रमित व्यक्ति यहां पर आया होगा। हालांकि जांच हो रही है। खैर मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सूर्य प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं, पूर्व IAS अधिकारी हैं। सूर्य प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। थैंक यू। सूर्य प्रताप जी, जिस प्रकार से ये मामला सामने आया और जैसा कि अभी हमने हमारे संवाददाता मनीष भी बता रहे थे कि सरकार प्रशासन पर एक ये बहुत बड़ा धब्बा सिद्ध हो सकता है अगर इसकी पुख्ता और ईमानदार जांच अगर इसमें नहीं होती हैं। क्योंकि बालिका सुधार गृह तो ठीक है, यहां पर इस तरह की खबरें आती रहती हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता रहता है, लेकिन विशेष परिस्थितियां थी इन 2-3 महीनों में। पूरी तरीके से देश लॉकडाउन पड़ा हुआ है, कोई इधर से उधर मूव नहीं कर सकता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के कानपुर में इस तरीके से 57 लड़कियों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे सूर्य प्रताप जी? ये बड़ा गंभीर प्रकरण है और गंभीर प्रकरण में सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में मैं लिख भी चुका हूं, मैं बता भी चुका हूं। जिलाधिकारी कानपुर से भी मेरी वार्ता हुई थी जी। ये कहना कि 7 जो गर्भवती बालिकाएं हैं जी, वो पूर्व से ही गर्भवती हैं, तो मैंने कहा कि मुझे साक्ष्य चाहिए जी। क्या जब वो अंदर आई थी तो उसमें तब आप वो गर्भवती थी तो कोई प्रमाण पत्र होगा, आपने उनकी मेडिकल जांच कराई होगी, और मेडिकल जांच कराई गई थी तो उस वक्त उनको HIV पॉजिटिव या हेपेटाइटिस C की पेशेंट उनमें कोई दिखाई दी अथवा नहीं दी। अब इशू ये है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। पूरे प्रदेश के जितने भी संवासनी गृह हैं या बालिका गृह हैं, उन ग्रहों की जांच करना आवश्यक है। ये आए दिन की घटनाएं हैं जिसमें ये बात पता चलती रहती है कि संवासनियां तमाम तरह के अवैध कार्यों के लिए वहां से बाहर जाती हैं या बाहर के आने वाले तत्व अंदर आते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं जो जिनका जवाब जो है जनता मांगना चाहती है। देखिए 57 की 57 कोरोना से पीड़ित हो गई। क्या कारण रहा? क्या कोरोना पीड़ित कोई व्यक्ति अंदर आया या ये लड़कियां बाहर गई और इनमें से कोई लड़की कोरोना का इन्फेक्शन लेके आई? ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो 7 आप कहते हैं कि जो संवासनी थी वो गर्भवती थी आते समय, तब भी बलात्कार का आरोप लगता है कि भाई उनके खिलाफ जो है या अंदर हुआ बलात्कार या बाहर बलात्कार हुआ। बलात्कार तो हुआ। 164 का बयान कराना अत्यंत आवश्यक है इसमें, ताकि ये पता चले कि जो संवासियों ने के साथ जिनके साथ में जो अवैध संबंध हुए, उनकी इच्छा से हुए, अनिच्छा से हुए, उनका बलात्कार हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। मुझे लगता है इसमें कई सफेद पोस्ट भी बेनकाब होंगे। अगर संवासनियां गर्भवती नहीं थी और वो अंदर आई थी उस वक्त गर्भवती नहीं थी और बाद में गर्भवती अगर हुई है तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। इसका मतलब अवैध धंधा वहां पे एक सेक्स रैकेट चल रहा था, ये जानना बहुत जरूरी है। ये मैंने जिलाधिकारी महोदय को निवेदन किया कि आप जांच कराएं,
इसको अनावश्यक रूप से एक झूठ को छुपाने के लिए और झूठ ना बोला जाए। तो ये मैंने कहा है, मुझे भरोसा है कि वो जांच करेंगे, वो न्याय करेंगे, लेकिन इस वक्त प्रशासन को दबाव में ना आके न्याय करना चाहिए, खुल के सामने आना चाहिए, सच बताना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए तथ्यों को। बिल्कुल सूर्य प्रताप जी, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रशासन को और सरकार को खुले तौर पर इसमें सामने आना चाहिए और एक ईमानदार जांच होनी चाहिए, क्योंकि आखिर मामला जुड़ा है बालिकाओं से। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इन चीज़ों के लिए आवाज़ भी उठाती रहती है, दृढ़ संकल्प है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बालिकाओं की सुरक्षा के लिए। लेकिन अगर उसी सरकार की नाक के नीचे इस तरीके के जो हथकंडे जो हो रहे हैं उन्हीं के अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की भी भारी चूक यहां पर सामने दिखती है। खैर, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ में विनीत शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। विनीत जी, पूरा प्रकरण आपको ज्ञात है, उसको दोहराने का कोई फायदा नहीं है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि जाहिर सी बात है, इसमें यह साफ तौर पर दिख रहा है प्रशासनिक अधिकारियों की एक बहुत बड़ी चूक यहां पर सामने है। किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर यह है, 57 लड़कियां एक बाल सुधार गृह में कोरोना संक्रमित पाई जाती हैं। उनमें से 7 गर्भवती, एक HIV पॉजिटिव, एक हेपेटाइटिस C से संक्रमित। क्या कुछ कहना चाहेंगे विनीत जी? देखिए उमंग जी, हमारी सरकार जब से बनी है, उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में, तो महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा की दृष्टि से तमाम ऐसे निर्देश, तमाम ऐसे कानून जो बनाए गए और उनको सख्ती से पालन हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है महिलाओं और बच्चियों के लिए। और जिस तरीके से ये इसमें समासनी गृह में आने से पहले उनके जो विषय में CWC के द्वारा जहां से भी आई हैं वो बच्चियां, जो उसमें कुछ गर्भवती पाई गई हैं। डीएम कानपुर के जो जानकारी मिली है कि 5 बच्चियां गर्भवती हैं, जिसमें अन्य आगरा में, कन्नौज में CWC के निर्देश पर पॉक्सो एक्ट के तहत और इन सब पे कार्रवाई की गई थी। तो वो वहां से ट्रांसफर की गई और अभी कोरोना की जांच को लेकर के जब हुई तो उसमें ये स्पष्ट हुआ। तो सरकार के सख्त निर्देश हैं कि इनकी जांच करके और जो भी इसमें तथ्य हैं, क्या मामले हैं, इस तरीके से कहना कि यहाँ पे आई और अधिकारियों की मिली भगत से ऐसा हो गया, और जो अभी मित्र हमारे बोल रहे थे कि सेक्स रैकेट चल रहा है, ये सब कहना ये गलत है। ये बच्चियां जब आई वहां से तो इन सब, लेकिन विनीत जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में मैं रोक रहा हूँ। देहरादून की घटना भी आपको याद होगी और बिहार की घटना भी आपको याद होगी। बिहार में तो आपके साथ में मिलीजुली सरकार है, देहरादून में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसे में सरकार पर भी सवाल तो उठेगा ही। नहीं, देखिए सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। ये हमारी सरकार में ही संभव हो पाया है कि अगर कोई इस तरीके का अपराध करता है तो उसको जेल तक पहुंचाने काम किया जाता है, उसको सजा दिलाने का काम हमारी सरकार करती है और इन सब पे भी सख्ती से निपटेगी। अगर कोई भी अधिकारी या कोई दोषी होगा तो उन सब पे भी कार्रवाई होगी। और अभी जो जानकारी मिली है वो डीएम ने और कमिश्नर बोबड़े साहब हैं वहां पे, उन्होंने डीएम को निर्देश दिया है उन सब तथ्यों की जांच हो करके उसके बाद ही इसमें कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये आप मान के चलिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, कोई भी अन्याय नहीं कर पाएगा। उन बच्चियों के साथ न्याय होगा, ये आप को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल विनीत जी, आशा भी यही है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी सरकार में इन बच्चियों के साथ कोई अन्याय ना हो। और हालांकि बाल सुधार गृह में बच्चियां वहीं आती हैं जिनके साथ पूर्व में अन्याय होता है, तो वो अन्याय भी आप ही की सरकार में हुआ है। खैर, हमारे साथ में अमिताभ बाजपेयी जी जुड़ चुके हैं, विधायक हैं, सपा से आते हैं। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे अमिताभ जी इस पूरे प्रकरण पर? अभी घटना तो गंभीर है और जहाँ तक सवाल राजकीय संवासनी गृह स्वरूप नगर कानपुर का है जी, यहाँ पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं। पिछले वर्ष भी एक संवासनी ने आत्महत्या कर ली थी, तब भी इस तरह के सवाल उठे थे। जांच की मांग भी हुई थी लेकिन जांच नहीं करी गई जी। उसके पहले 6 बच्चियों का अपहरण का प्रयास हुआ था, तब भी कोई मजबूत कार्रवाई नहीं करी गई। और इस बार तो घटना बड़ी है, 57 बच्चियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं
7 गर्भवती हैं, एक एड्स पीड़िता है, एक HIV हेपेटाइटिस C से पीड़ित है। ये अगर पीड़ित है तो इनकी जांच पहले क्यों नहीं हुई? जी किसी को जो दाखिल किया जाता है तो उसकी पहले मेडिकल जांच होती है, उसकी रिपोर्ट लगती है। इनका मेडिकल नहीं हुआ, सबको एक साथ रखा गया है और कोरोना 57 बच्चों में होने के बाद बात खुली है। तब तक सरकार सो रही थी बिल्कुल क्या? बिल्कुल अमिताभ जी, एक बहुत गंभीर ये घटना यहाँ पर घटित हुई है। विनीत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे अमिताभ जी की बात पे? क्योंकि जैसा कि आपने कहा, सुनिए विनीत जी, जैसा कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पूरे अपने जतन करती है, लेकिन साल भर पहले इसी संवासनी गृह में एक महिला आत्महत्या कर लेती है। बच्चियों के अपहरण की कोशिश इसी संवासनियों के गृह में होती है और उसके बाद अब जब 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव हुई तब ये सारे मामले खुल रहे। तो पिछले 1 साल से आपकी सरकार क्या कर रही थी? नहीं, देखिए उमंग जी, हमारी सरकार लगातार उन सब पे काम करती है। ऐसा नहीं कि आप कह रहे हैं कि 1 साल पहले वो घटना हुई और उसकी जांच नहीं हुई। बिल्कुल अमिताभ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विनीत जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जांच नहीं हुई। अमिताभ जी को मैं बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के समय में समाजवादी पार्टी के अपराधी और गुंडे इस तरीके से अपराध और बलात्कार के मामलों में नजर आते थे। आज जो हमारे पास कोई स्वामी चिन्मयानंद नहीं है, हमारे यहाँ कोई स्वामी चिन्मयानंद नहीं है। ऐसे जो बात मुद्दे की मुद्दे की बात करिए, आपके यहाँ तो अपराधी मुख्यमंत्री बन गए हैं। आपके यहाँ 25-30 मुकदमे वाले अपराधी मुख्यमंत्री बने हैं। आपके अपराधी डिप्टी CM बने घूम रहे हैं। कहते हैं कि बलात्कार, आज बात राष्ट्रीय समाजनी गृह की हो रही है। 127 बच्चियां उसमें है, 59 महिलाएं हैं। ये सब अपराध पीड़ित होकर के आई हैं और ये सब अपराध पीड़ित आपकी की सरकार में हुई हैं। अमिताभ जी, विनीत जी, मैं आप दोनों को ही ये कहना चाहूंगा, कृपया इसी मुद्दे पर बात कीजिए। पुराने क्या कुछ हुआ उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, इसी संवासनी गृह के बारे में बात कर रहे हैं। और पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर अगर बात करना चाहते हैं तो कुलदीप सेंगर भी आप ही की पार्टी के थे, तो इन सब पे बात ना ही कीजिए तो ज्यादा बढ़िया है और इसी मुद्दे पर रहिए और एक एक करके बात कीजिए। क्या देखिए उमंग, गायत्री प्रजापति को भी मत भूलिए, कुलदीप सेंगर भी है, स्वामी चिन्मयानंद भी है। पुरानी बातों को ना उठाएं तो ज्यादा बेहतर है। विनीत जी, इसी मुद्दे पर अगर रहे तो। उमंग जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है महिलाओं और बच्चियों के लेकर के। उनके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। हमारी लेकिन विनीत जी, कैसे विश्वास कर ले वो मासूम बच्चियां, कैसे विश्वास कर ले वो मासूम बच्चियां जो 1 साल पहले जिन लोगों को न्याय नहीं मिला उसी संवासनी गृह से, वो कैसे विश्वास कर ले कि उन्हें अब न्याय मिल जाएगा? और वो पहले से सताई हुई हैं, तभी तो इस संवासनी गृह में आई है। देखिए उमंग जी, मैं निश्चित ही आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार में न्याय होगा। उन बच्चियों के साथ सिर्फ न्याय होगा। चलिए देखते हैं वो शुभ दिन कब आता है। खैर, शैलेंद्र तिवारी जी हमारे साथ बने हुए हैं, नेता है कांग्रेस से। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार, धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे शैलेंद्र जी पूरे प्रकरण पर? देखिए, इस पे यही कहना चाहता हूँ कि सरकार पूरी तरह से गैर जिम्मेदार है। सरकार हर मामले में विफल है, असफल है। ये सरकार सत्ता में बैठने के लायक नहीं है। इन्हें में अगर जरा सी भी नैतिकता बची है तो इनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री 2.25 है और व्यवस्था कौड़ी की 3 है। आप सोच लीजिए कि कभी वहाँ पे आपके कानपुर की घटना होती है, कभी बिजनौर की घटना होती है, कभी लखनऊ में होता है, कभी उन्नाव में होता है। और सुनिए, कानून व्यवस्था पे फेल है, आपके कोरोना के मैनेजमेंट पे फेल है। कोई मैनेजमेंट ऐसा नहीं बचा जिसपे कहीं से पास नजर आते हो। सिर्फ एक बात है, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा झंडा डंडा प्रोपोगेंडा, ये इनका एजेंडा सेट है। इसके अलावा देखिए उमंग जी, समाजवादियों का चरित्र आपको पता होगा
कि इन लोगों के समय में जो गुंडे, अपराधी, माफिया और बलात्कारियों को सम्मानित किया जाता था। विनीत जी, पुरानी बातें मैं फिर दोहराता हूँ, पुरानी बातों को ना ही दोहराएं तो अच्छा है, क्योंकि कई आरोप तो आपकी सरकार पर भी लगे हैं, बीजेपी के कई नेताओं पर आरोप लगे हैं। खैर, इन आरोप प्रत्यारोपों पर हम नहीं जाते, पुरानी बातें हम नहीं दोहराते। आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार में काम होगा, बच्चों को न्याय मिलेगा, वो भी देखते हैं कब तक मिलता है। खैर विनीत जी आप हमारे साथ बने रहिए। आज जेल की सलाखों के पीछे हैं जो अपराधी। इनको एसडीएम पे भरोसा है, हाईकोर्ट जस्टिस पे भरोसा नहीं है कि हम एक ही तो मांग कर रहे हैं कि हाईकोर्ट जस्टिस से मांग करा लीजिए, इसकी जांच कराइए। एसडीएम से जांच कराओगे, जस्टिस से क्यों नहीं करा लोगे भाई? जांच करा लीजिए, आपका दामन साफ दिखाई पड़ेगा, भरोसा तो करिए। चलिए, अब हमारे साथ में साफ नहीं है। मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, हमारे साथ में सूर्य प्रताप जी लगातार बने हुए पूर्व IAS अधिकारी। सूर्य प्रताप जी, आपने तीनों ही पार्टियों के नेताओं की बात सुनी है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर यहाँ पर भी चल पड़ा है, पुरानी बातें यहाँ पर उठाई जा रही है, लेकिन उस मुद्दे पर कोई नहीं बोल रहा है जिसमें उन बच्चियों की जिंदगियां दांव पर लगी है। पहले से सताई हुई बच्चियां उस संवासनी गृह में आती है और वहां पर आने के बाद में जब वहां पर कोरोना का टेस्ट होता है, 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई जाती हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सूर्य प्रताप जी? देखिए, कोरोना काल नहीं होता तो ये जो घटनाएं जिसमें गर्भवती हुई है उसका कारण क्या रहा जी, HIV या हेपेटाइटिस B हो, ये भी पता नहीं चलता, सब छप जाता। ये तो कोरोना पता चल गया कि यहाँ पे संक्रमण है। तो एक सबसे बड़ी चीज तो ये है कि कोरोना पे इतनी ढिलाई बढ़ती गई कि 57 की 57 संवासनियां जो वहां हैं गृह में, वो सब की सब कोरोना पीड़ित हो गई। क्या कर रहा था प्रशासन? कोरोना भी मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा था क्या प्रशासन? दूसरा मुद्दा यहाँ पे यह है कि 7 संवासनियां ये विभिन्न अन्य केंद्रों से ट्रांसफर होकर यहाँ आई हैं, तो ये भी एक गोरख धंधा हो सकता है, क्योंकि वहां पे अगर आगरा से आई है और वहां गर्भवती हुई है तो मालूम करना पड़ेगा वो गर्भवती कैसे हुई। क्या उसके साथ वहां तो बलात्कार नहीं हुआ? क्या उसके साथ कहीं उसको तो कहीं बाहर नहीं भेजा गया? या अंदर कोई आया तो नहीं? कहीं वहां पे अवैध संबंध तो उसके साथ में नहीं हुए? कोई सफेद फोर्स वहां तो नहीं थे? तो 7 स्थान पे अगर 7 जगह से आई हैं, उनकी जांच भी आवश्यक है, खाली कानपुर की नहीं। ये मामला और गंभीर हो चला है अब कि आपको देखना पड़ेगा इस कानपुर में पूर्व वर्षों में क्या हुआ है। क्या यहाँ पे जो आत्महत्या की संवासनी ने, उसका कारण क्या था? क्या कारण था कि 6 संवासनी यहाँ से भागने की, अपहरण की कोशिश की जा रही थी? क्या कारण था? इसका मतलब कानपुर में ही नहीं, पूरे प्रदेश के विभिन्न बालिका गृहों में गोरख धंधा कोई ना कोई चल रहा है, जिसके पीछे सफेद पोस्ट हो सकते हैं, नौकरशाह हो सकते हैं, राजनीतिक लोग हो सकते हैं, या पैसे का धंधा भी हो सकता है। मुझे लगता है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जांच की मांग जरूर कर रहा हूं कि सारी राजनीतिक पार्टियां अभी जो बात कर रही हैं, सब एक बात तो सहमत हैं कि जांच होगी, न्याय होगा। लेकिन जांच कैसी होगी? अगर स्थानीय जांच होगी, निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो लिपापोती हो जाएगी। इसलिए बाह्य एजेंसी से जांच हो, चाहे CBI से कराएं, चाहे हाई कोर्ट से कराएं, चाहे किसी अन्य एजेंसी से कराएं, STF से कराएं, जांच हो और समयबद्ध तरीके से जांच हो, ताकि पूरा गोरख धंधा घोटाला खुलना चाहिए। बिल्कुल सूर्य प्रताप जी, आपने सही कहा, जांच तो जरूर होनी चाहिए और सिर्फ इस मामले की जांच नहीं होनी चाहिए, ये मामला आखिर हुआ ही क्यों, उससे जुड़े पुराने सब मामलों की जांच होनी चाहिए, ताकि एक एक करके हर अपराधी को उसकी किए की सजा जरूर मिल सके। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात होगी कि कानपुर से उठा ये मामला अब किस किस प्रदेश में जाकर ठहरता है, क्योंकि इसकी कड़ी लगभग हर शहर, हर गांव में जाकर जरूर जुड़ेगी और 57 लड़कियों को न्याय कब तक मिल पाता है, क्योंकि योगी सरकार के मंत्री कहते हैं हमारी सरकार में बालिकाओं की, महिलाओं की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। लेकिन ये किस प्रकार की जिम्मेदारी है, ये भी योगी सरकार को, उनके मंत्रियों को, उनके हर उस प्रशासनिक अधिकारी को देखना होगा जिसकी लापरवाही की वजह से इस तरीके के मामले लगातार प्रदेश में उठ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जैसा कि अभी सूर्य प्रताप जी ने भी कहा, कि वो तो शुक्र है कि कोरोना हुआ। आप खुद सोचिए, हमारे दर्शकों को भी हम इस सवाल पर छोड़ के जा रहे हैं कि आप भी सोचिए कि अगर कोरोना काल नहीं होता तो किसे पता कि इस कानपुर के संवासनी गृह में और न जाने कितने मामले होते, दबा दिए जाते। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।